Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing good and I hope आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैं DT+B TGT सोशल साइंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओके, और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया है कि इसमें सिर्फ DT+B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ DT+B के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वही देखेंगे। अगर आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप RPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो राजस्थान में होने वाली है वैकेंसी आपको पता है निकली हुई हैं। UPPSC में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली थी TGT लेवल पर, और BPSC के भी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मतलब न्यूज़ से हमें पता चल गया है कि मतलब इसके भी बहुत ही जल्दी क्या कर दिया जाएगा, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इतने सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है TGT सोशल साइंस है अगर आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उन्हें आप ज़रूर शेयर करिए, रिकमेंड करिए, सो दैट कि वो लोग भी क्या कर सकें, PYQs को देख सकें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक ही पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बुक में सिंपल वर्ड्स में आपको एक एज अ थ्योरी पढ़ने को मिलती है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन को देखकर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो अगर वो आपको नया नया ना लगे, इससे पहले क्या किया जाता है, PYQs को हम एक बार देख के चले जाते हैं, सो दैट कि हमें पैटर्न पता चल जाए, लेवल पता चल जाए। ठीक है, और जैसा कि मैं शुरू में ही बोलती हूँ कि आपके पास एक नोटबुक और एक पेंसिल या फिर पेन ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नए लगेंगे। ठीक है, सारे नहीं लगेंगे। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं तो आपके बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे होंगे कि आप उनका आंसर ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, और यही हमको चाहिए, यही हमारे PYQ को सॉल्व करने का मतलब भी है। ठीक है, और फिर जो भी आपको नया लगता है उसे आप तुरंत नोट डाउन कर लेंगे। इससे आपके पास एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर हो जाएगा, जिससे आप, जैसा कि मैंने अभी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एग्ज़ाम्स लिखे थे उनमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा कंटेंट है सोशल साइंस का, अगर आपने 6 से लेकर 10 तक या 12 तक पढ़ा है और वही क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं, तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार आप अगर उनके भी PYQs देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मोर और लेस सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप इतने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है कि हमें जॉब चाहिए। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो लास्ट वीडियो में हमने शिफ्ट सेकेंड के पेपर को कंप्लीट कर दिया था, और आज के पेपर में मैं शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ भी डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, सो दैट हम आपको क्या कर सकें, आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैंने बताया कि अगर कमेंट में नहीं लिख पाती हूँ मैं, तो आपको वीडियो देखनी है, मैं वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, और आई होप इतना क्लियर होगा आप सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को अपनी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट अकर इन। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो आई होप आपको पता होगा कि अगर आपने BPSC वगैरह का भी क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें भी आया है, और अगर आप मेरी PYQs की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो एक बार ये क्वेश्चन और आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, और मैंने जैसे आपको बोला है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पेपर को आप देख लेंगे और उसी के हिसाब से आप सब तैयारी करने लग जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको सारे PYQs देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना कि हमें जॉब चाहिए, और उनको मतलब कि एफिशिएंट पर्सन चाहिए जिसे सब कुछ मोस्टली आता है। तो एक बार आपको मेहनत कर लेनी है, तो अगर आपकी जॉब लग गई तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन। तो इन चारों में से पूछा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी। तो उससे पहले थोड़ा हम औद्योगिक क्रांति के बारे में देख लेते हैं। तो क्या है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था वो सबसे पहले कहाँ आया था, ग्रेट ब्रिटेन में आया था, यानी हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ पर आया था। लेट 18th सेंचुरी बोलें या फिर अराउंड 1760s के आसपास क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। और आपको अगर PYQ कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह और बहुत सारे मतलब कि मशीन्स वगैरह के इनोवेशन जो हुए हैं उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पिनिंग जेन था या फिर जो फ्लाइट एयरक्राफ्ट्स थे, तो ये इन मशीनों को किसने बनाया था। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मशीन्स के भी क्या हुए थे, डेवलपमेंट हुए थे, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है। सबसे पहले कहाँ पर आता है, ग्रेट ब्रिटेन में आता है। तो थोड़ा हम इसके एस्पेक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। तो फर्स्ट कहाँ पर आया, ग्रेट ब्रिटेन में आया। फिर टाइम पीरियड क्या था इसका, अभी हमने पढ़ा 1760s बोल लो या फिर मिड 80 सेंचुरी बोल लेते हैं, ठीक है। की इन्वेंशंस क्या था, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ, पावर लूम का इन्वेंशन हुआ। तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस थे, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे जो इन्वेंशंस वगैरह होते थे वो मोस्टली क्या होते थे, क्लॉथ फैक्चरिंग वगैरह के से रिलेटेड थे। तो अगर एक क्लॉथ को हम बाय हैंड बना रहे हैं तो मतलब अगर एक पीस ऑफ क्लॉथ बनाने में 1 वीक लग जाता था। कई बार क्या होते थे, फैमिलीज जो होती थी वो सारे मिलके करते थे, फिर जाके इतने एफर्ट्स मारने के बाद वो कपड़ा तैयार होता था। लेकिन जब ये मशीन्स डेवलप हुई तो उतना ही कपड़ा एक इंसान बना सकता था और टाइम आप ज़्यादा ज़्यादा लगा लो 1 घंटे में बना लेगा। तो कहाँ कहाँ 1 हफ्ते लग रहे हैं और कहाँ 1 घंटे लग रहे हैं। तो ये रिवोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। मेजर सेक्टर्स क्या थे हमारे, टेक्सटाइल हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया और ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। इनमें क्या हुआ था, रिवोल्यूशन आया था। फिर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, स्प्रेड टू यूरोप, US एंड बियॉन्ड। तो इसका क्या होता है ग्लोबल इम्पैक्ट, तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्रिटेन में है और ब्रिटेन क्या है, US का पार्ट है। सबसे पहले क्या होगा, US में इसकी खबर पहुंचेगी, यूरोप में खबर पहुंचेगी, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत डेवलप होना स्टार्ट होंगे। फिर US तक पहुंचा, फिर उसके बाद अदर कंट्रीज़ में भी पहुंचने लग गया था, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में क्या थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो आई होप अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर C, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है। और ये भी पूछ लेता है कि ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कोल है और आयरन, तो कोल और आयरन के जो ओर होते हैं वो काफ़ी अब्यूडेंट अमाउंट में क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ आया था, सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, ठीक है। जो मशीन्स को डेवलप करने के लिए क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा तो पहले हमारे ज़माने में जो रेलवेज चलते थे वो भी किस पे चलते थे, कोल पे चलते थे। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो जो हमारे इंडिया में किसान आंदोलन हुए थे, तो पीरियड के हिसाब से हमें बताना है कि उन्हें हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 पार्ट में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। तो इसका आप भी कोशिश करेंगे आंसर देने की। तो पीजेंट मूवमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था हमारे इंडिया में, 3 फेजेस में डिवाइड था। पहला क्या था, प्री फेज, जो 1870s 1857 या उससे पहले के फेज थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे लोकलाइज रिवोल्यूशन हुए थे, जैसे कि हमारा क्या हुआ था, इंडिगो रिबेलियन हुआ था, सन्यासी रिबेलियन हुआ था, फाकिर अपराइजिंग हुई थी। तो ये क्या है, हमारे प्री 1857 के रिवॉल्ट के फेजेस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा सन्यासी रिवोल्यूशन, इंडिगो रिवोल्यूशन के बारे में। इनका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि सन्यासी रिवोल्यूशन किस टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पोस्ट 1857 वाला फेज। तो पोस्ट 1857 वाले फेज में क्या हुआ था, जो 1858 से लेकर 1914 तक चला। इसमें क्या होता है, डिसजॉइंटेड रीजन स्पेसिफिक मूवमेंट्स हुए थे, जैसा कि
हम देख सकते हैं डेक्कन में रिवॉर्ड्स हुआ, पंजाब में अनरेस्ट हुआ, तो ये सारे रिवॉर्ड्स इसका पार्ट हो जाते हैं। फिर गांधीयन एरा आता है 1914 के बाद। तो 1914 के बाद कौन कौन से हमारे रिवॉल्ट्स हुए थे, वो भी कौन से वाले, किसान वाले आंदोलन, ठीक है। तो क्या किया गया, पॉलिटिक्साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, मूवमेंट्स जैसे बरदौली सत्याग्रह हुआ हमारा, तेभागा मूवमेंट हुआ जो तेलंगाना में होता है, आपको पता होगा अगर आपने PYQ देखा होगा तो तेभागा मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब पता चल गया होगा कि हमारे जो किसान आंदोलन हुए थे इंडिया में वो कितने फेज में हुए थे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 फेज में हुए थे। जस्ट अभी हमने उन फेजेस को डिस्कस कर लिया। आई होप इसको आपने नोट्स बना लिया होगा, या फिर अगर नहीं बनाए तो ऑब्वियस सी बात है आपको आता होगा इसका मतलब। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग तेभागा मूवमेंट। ये लीजिए तेभागा मूवमेंट आ गया आपका क्वेश्चन। दिस मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय किसान सभा, इसको किसके द्वारा बनाया गया था, किसान सभा के द्वारा बनाया गया था। और अभी हमने देखा कि क्या था, ये किसान मूवमेंट था, तो हो सकता है ये राइट हो। नेक्स्ट है इट वॉज अगेंस्ट जोतेदार्स एंड मनी लेंडर्स। तो आपको पता होगा कि हमारे जितने भी किसान के द्वारा आंदोलन कंडक्ट किए गए थे वो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं होंगे, कि किसान हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम उन्हें खेतों से है, और इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं उनके लिए चल गए वो आंदोलन करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जोतेदार हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, हो सकता है कि उनके अगेंस्ट में ये किसानों ने आंदोलन किया हो। और ये किसके द्वारा लीड किया गया था, स्वामी सदानंद के द्वारा लीड किया गया था। तो क्या लगता है आपको कौन से वाला हमारे स्टेटमेंट सही होना चाहिए, सिर्फ पहला दूसरा तीसरा, या फिर पहला और तीसरा। तो कुछ तो आप ऑलरेडी आंसर लगा सकते हैं कि सबसे पहले देखो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1946 से 47। तो इसमें क्या हुआ था, ये कंडक्ट हुआ, ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, ऑल इंडियन किसान सभा के द्वारा बनाया गया, यानी अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा इसको आयोजित किया गया। मेन डिमांड्स क्या थी इसकी, शेयर क्रॉपर्स और बारगेडार्स टू गेट 2/3 ऑफ प्रोड्यूस। तो जो बटाईदारों को उपज की 2/3 हिस्सा मिले, ठीक है। और अपोजिशन में कौन थे, जोतेदार थे और मनी लेंडर्स थे। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही कह रहा था कि ये किसके अगेंस्ट में था। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ मूवमेंट क्या था, मिलिटेंट, ग्रेस रूट और पीजेंट। तो इसको उग्र जमींदार स्तर पर किसानों द्वारा संचालित किया गया। नेक्स्ट इसको स्वामी सहजानंद ने नहीं लीड करा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा थर्ड वाला क्या हो जाएगा कि स्वामी सहजानंद थे, उन्होंने क्या करा था, सॉरी सदानंद जो थे उन्होंने इसको लीड नहीं करा था। और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी हमारे इंडिया की, उसका क्या मिलता है, इसको सपोर्ट भी मिलता है। और जस्ट अभी हमने रीज़न भी देखा था। तो तेभागा मूवमेंट कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, तेलंगाना में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। आई होप इतना को क्या होगा, क्लियर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द लास्ट रूलर बिफोर द ऑनसेट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से पहले अंतिम शासक कौन था। तो ये तो आई होप आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, या फिर पता ही होगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो कौन था वहाँ का किंग, लुइस 15, 16, 17 या फिर 14। तो हमने बहुत बार, जितनी बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है उतनी बार लुइस 16। तो ये तो हमें याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, लुइस 16 का रेन है। 1774 में क्या बनता है, ये किंग बनता है और 92 तक रहता है, क्योंकि 93 में क्या कर दिया जाता है इसको, जैन के 93 में यहाँ पर देखो गिलोटिन कर दिया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा 1993 से 1904 तक क्या करता है, रोबेस्पियर था उसका क्या करता है, शासन चलता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेन ऑफ टेरर मतलब क्या था कि कोई कुछ भी बोलता था जस्ट उसको क्या कर दिया जाता था, गिलोटिन कर दिया जाता था, यानी मार दिया जाता था।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो की चैलेंजेस क्या थे जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फ्रेंच में रिवोल्यूशन आता है। इकोनॉमिक क्राइसिस था, सोशल इनइक्वालिटी थी, राइजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया जिसकी वजह से क्या किया जाता है, टैक्स को बढ़ाया जाता है। और सोशल इनइक्वालिटी थी क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। और जो थर्ड पार्ट होता था हमारा, जो पीजेंट्स थे या फिर जो नॉर्मल वर्कर्स थे, जो नॉर्मल सोसाइटी थी हमारी, ठीक है। फर्स्ट में तो कौन से आते थे, हमारे क्लर्जी आते थे, जो क्या होते थे, चर्च वगैरह पे बैठते थे, हमारे फादर्स वगैरह को बोल सकते हैं। सेकंड में कौन आते थे, नोबल्स आते थे। और थर्ड स्टेट्स में जनरल पब्लिक आती थी। तो जो टैक्स वगैरह होता था वो इन्हीं बेचारों को देना पड़ता था और इनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, इनइक्वालिटी थी और राइज होने लग गया पॉलिटिकल अनरेस्ट की। हमको मतलब कि पॉलिटिकली क्या चाहिए, इक्वालिटी वगैरह ये वाली चीज़ें क्या हुई थी, आई थी। आपको पता होगा हमारे प्रेम्बल में जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये वाले रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो भी मतलब ये जो 3 वर्ड ऐड किए गए हैं वो कहाँ से ऐड किए गए हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही ऐड किए गए हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए हमारे, समनिंग ऑफ द स्टेट जनरल, मई 89 में क्या किया गया, स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी उसको बुलाया गया। स्टॉर्मिंग होता है बास्टिल का जुलाई 1789 में, जो कब हुआ था, 14 जुलाई को हुआ था। इसी दिन क्या करता है फ्रांस अपने इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्या है, फेथ है, डिस्पोज इन 1792 और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है यानी 1793 में। तो मतलब कि आपको पता है कि ये फ्ली हो रहा था, भाग रहा था पेरिस से, तो इसको पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए नज़रबंद किया जाता है। देन जो लुई 16 है हमारा, इसको क्या कर दिया जाता है, गिलोटिन कर दिया जाता है 93 में। जैन ये आपसे पूछ लेता है कि इसको कब गिलोटिन किया गया था, तो जनवरी 1993 में क्या कर दिया जाता है इसको गिलोटिन, सॉरी 1793 में क्या कर दिया जाता है, इसको गिलोटिन कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं उस क्वेश्चन का, हमारा क्या राइट आंसर था, लुई 16, ठीक है। तो ये आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज लुई 16, वेयर वॉज लुई 16 केप्ट एज वर्चुअल प्रिजनर। तो इसको कहाँ पर कैद किया गया था। तो अगर आप एक पैटर्न देखो तो DT+ भी क्या कर रहा है, जैसे सीरीज में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मतलब कि पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा, जैसे उसने पहले पीजेंट मूवमेंट पूछा, फिर तेभागा मूवमेंट का उस वाले में डिस्कशन हो तो उसने तुरंत तेभागा मूवमेंट पूछ लिया। तो ऐसे लुई 16 के बारे में पूछा कि कौन उस टाइम पे एम्परर था। देन अब उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसको कहाँ पर नज़रबंद किया गया था, टूलेरिसिस प्लेसेस में, पैलेस ऑफ वर्सेल में, लग्जमबर्ग वाले प्लेस में, या फिर चैटियो ऑफ चैंटिली में। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, तो इसको कहाँ पर कैद किया गया था, टूलेरिसिस, जो हमारा ट्यूलरी वाला प्लेस था वहाँ पेरिस में, वहाँ पे किया गया था, क्योंकि पेरिस से क्या होता है फ्ली होने की कोशिश भी कर रहा था, ठीक है। पीरियड क्या था, अक्टूबर में इसको पकड़ा गया, अक्टूबर पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट है, ठीक है ये। नेक्स्ट है हमारा रीज़न, आफ्टर वुमेंस मार्च ऑन वर्सेल रॉयल फैमिली मूव टू पैलेस। तो आपको पता होगा कि एक औरतों की मार्च भी निकलती है, क्योंकि वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ब्रेड के लिए क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था, तो इसलिए क्या करती हैं वुमेंस मार्च पर निकलती हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ स्टे, हाउस अरेस्ट किया गया था इसे, ठीक है, यानी कि घर के अंदर कैद किया गया था। इस तरीके से, मतलब कि मान लीजिए कि आपको जेल में ना ले जाके आपको बोल दिया जाए कि आप अपने घर के अंदर कैद रहेंगे, हम आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, हाउस अरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको क्या किया गया, मूव टू टेम्पल प्रिजन इन अगस्त 1792, इसे क्या कर दिया गया बाद में अगस्त 1992 में टेम्पल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, कहाँ पर कैद किया गया था, जो हमारा ट्यूलरिस प्लेस था, जो कि किस में था, पेरिस में था, वहाँ पे क्या किया गया था, इसको नज़रबंद किया गया था। किसको नज़रबंद किया गया था, लुई 16 को नज़रबंद किया गया था। हर एक चीज़ को आपको ऐसे पढ़ना है कि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा क्या है, इन विच ईयर डिड लुई 16 फ्ली टू पेरिस। ये क्वेश्चन भी उसी से कनेक्टेड है। तो किस ईयर में ये भागने की कोशिश कर रहा था पेरिस से, 91 में, 1792 में, 1793 में, या फिर 1794 में। तो
ऑब्वियस सी बात है 93 94 तो होगा नहीं, क्योंकि 93 में तो इसको मार दिया गया है जनवरी की स्टार्टिंग में। तो अब जब 93 में मर गया तो ऑब्वियस सी बात है 94 में तो भागेगा नहीं। तो ऐसे आपको थोड़े बहुत चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आपको, अब ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने लेट सपोज, लेकिन ये हमने मतलब मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप तो मैंने इसको भी करा रखा है, पूरी टाइम पीरियड मैंने करा रखी है। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, कि मतलब कि कैसे आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कब भागने की कोशिश करी थी इन्होंने, 21 जून 1791 में द रॉयल फैमिली ट्राई टू फ्ली फ्रांस। क्या करती है, फ्रांस से भागने की कोशिश करती है, बट क्या किया जाता है, इसको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ही साइन द कॉन्स्टिट्यूशन बट प्रोसीड टू वीटो की पीसेज ऑफ रिवोल्यूशन। आपको पता होगा कि इसने क्या कर दिया था, 1791 में क्या किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है फ्रांस का। तो उसमें क्या कर देता है कि एज अ किंग इसको फोर्स किया जाता है, तो साइन तो कर देता है, बट क्या चाहता था, ये पावर को दोबारा चाहता था अपने हाथ में। तो इसलिए इसने प्लान बनाया था कि ये भागेगा ऑस्ट्रिया वगैरह जो भी मतलब अदर कंट्रीज़ थी जहाँ पे अभी भी मोनार्की चल रही थी, तो वहाँ से क्या करेगा, हेल्प लेके दोबारा क्या करेगा, फ्रांस के ऊपर आक्रमण करेगा, सो दैट कि सत्ता इसके पास वापस आ जाए। बट क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, डैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 1791, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन व्हेन डिड नेपोलियन एक्सटेंड द पावर। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद क्या होता है, नेपोलियन सत्ता में कब आया था, 1798, 1797, 1799 या फिर 1800 में आया था। तो ये भी आपने लुई 16 के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ईयर ऑफ एसेंशन यानी इसके पास पावर कब आती है, 1799 आफ्टर द कूप ऑफ 18 ब्रूमरेस, ठीक है। तो 1799 में क्या होता है, ब्रूमेर की क्रांति के बाद इसके पास पावर आ जाती है। इवेंट क्या होता है, ओवर थ्रू करता है डायरकी को, जो डायरेक्टरी होती थी वहाँ पर एस्टेब्लिश कर देता है, ये अपने कंसुलेट की स्थापना को करता है। मतलब आपको पता है सबसे पहले रॉबेस्पियर आता है, तो रॉबेस्पियर 1% था, और उसी के टाइम पे क्या आता है, रेन ऑफ टेरर आ जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है फ्रांस में, उसके बाद डायरकी या फिर डायरेक्टरी को इस्टाब्लिश किया जाता है, जिसे क्या करता है, नेपोलियन हटाता है। और ये डायरेक्टरी जो थी वो 5 मेंबर्स की टीम थी, जिसमें क्या होता था, लेट सपोज कि जैसे मान लीजिए उस टाइम पे किसी एक पर्सन के ऊपर सारी पावर आ गई थी तो वो हार्मफुल हो गई थी। तो इसलिए लोगों ने डिसाइड करा कि अगर 5% रहेंगे तो किसी एक के ऊपर पूरी पावर नहीं होगी, तो ये उससे भी ज़्यादा बेकार इसमें हालत हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नेपोलियन होता है उसका उदय होता है। पोजीशन गेन कैसे करता है, फर्स्ट कंसोल ऑफ फ्रांस, लेटर क्या बन जाता है 1804 में ये एम्परर अपने आप को घोषित कर देता है। बैकग्राउंड क्या है, गेन फेम थ्रू मिलिट्री विक्ट्रीज ड्यूरिंग रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन के टाइम पे जो हमारा क्या नाम है, नेपोलियन है, वो क्या करता है, पावर गेन करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जर्मनी का जो हिटलर है उसका भी सेम ही है, वॉर चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो जर्मनी को रूल करने की कोशिश करता है। तो ऐसे क्या होता है, नेपोलियन के साथ भी होता है। ये क्या होता है, वॉर से हाईलाइट होता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है इसको, मतलब कि और ही ज़्यादा लोग हाईलाइट कर देते हैं। मार्क द एंड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये करता है कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन इतने टाइम से चल रहा था उसको एक तरीके से क्या करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है ये। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आई होप आप लोगों ने देख लिया। 1799 में क्या होता है, ये पावर में आता है, बट 1804 में क्या करता है, अपने आप को ये फ्रांस का एम्परर घोषित कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये फ्रांस का अपने आप को एम्परर घोषित कर देता है। आई होप इतना क्लियर। फिर 1814 में वाटरलू की लड़ाई होती है, जिसमें क्या किया जाता है, इसको भेज दिया जाता है, इसको हरा दिया जाता है और एक टापू पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसकी 1815 या 16 में क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। हर रोज़ नई वीडियो नहीं, आप पुरानी वीडियोज़ को भी देखते रहेंगे, सो दैट आपका क्या हो रहा है, रिवीजन होता रहे। नहीं तो आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भूल जाएंगे जो हमने पहले पढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर
और ईयर क्या है हमारा करेक्ट है। तो लुइस 16 का रेन क्या बोल रहा है 1774, अभी हमने डिस्कस करा। लुइस 15 1778 और लुइस 14 1779। तो क्या लगता है आपको कि 16 पहले बन गया फिर बाद में 15 और 14 बाद में बन रहे हैं, है ना, सही होगा। तो ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, ओनली थर्ड या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 1774 में 1793 तक ये क्या रहता है, इसका टाइम पीरियड चलता है, क्योंकि इसको 93 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और वैसे अगर देखें तो 1774 से 1789 तक क्या चलता है, इसका रूल चलता है। उसके बाद तो सत्ता क्या हो जाती है, लोगों के हाथ में आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, ये इससे पहले के किंग है, तो ऑब्वियसली बात है इसके बाद तो नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लगानी है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा फिर आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 29 मार्च 1857 डैश ओपन फायर ऑन हिज यूरोपियन ऑफिसर। तो 29 मार्च को एक घटना हुई थी जिसमें किसी ने क्या करा था, यूरोपियन ऑफिसर के ऊपर क्या कर दिया था, गोली चला दी थी। तो वो कौन था, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब या फिर वाजिद अली शाह। तो आपको पता होगा कि ये लोग तो किससे रिलेटेड हैं, जो बाद में 1857 का रिवोल्ट हुआ उनसे इनका रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाजिद अली शाह को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, क्योंकि ये क्या था, अवध का था, जिसको क्या कर लिया गया था, माल प्रैक्टिसेस की वजह से एनेक्स कर लिया था। तो आप अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि वाजिद अली शाह को एनेक्स कर लिया गया था अवध को, तो हो सकता है कि आपको लगा होगा इसने क्या किया होगा, डलहौजी को गोली मार दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1857 के जो बाद में रिवोल्ट होता है, जो हमारा आई गेस 10 और 11 में से स्टार्ट होता है, तो ये सारे क्या थे, वहाँ पर की रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई होप ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगल पांडे। तो देख रहे हैं आप, पेपर इतना भी हार्ड नहीं होता है। तो ये तो, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सब कर सकते हैं। अगर सब कर लेंगे तो आपके मार्क्स और उनके मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को भी सही करना है, कुछ जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको भी सही करना है, ताकि आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यानी जो कट ऑफ निकलती है उसमें आपका नाम आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो सबको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एक्सटेंसिवली अप्लाइड if the kingdom doesn't have a natural heir and if the British disapprove of the adopted heir from the given option select the policy discuss here। तो एनेक्सेशन की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है यदि राज्य के पास प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और यदि अंग्रेजों ने गोद लिए हुए उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर दिया। तो बताओ ये किस में था, तो किस में ये बोला गया था कि अगर आपके पास कोई नेचुरल हेयर नहीं है, यानी आपके खुद की संतान नहीं है, और अगर आपने क्या करा है, गोद लिया है, और गोद लिए हुए बच्चे को अगर हम ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि यस ये किंगडम को रूल कर सकते हैं, तब तो वो रूल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मना कर दिया, हमने डिनाई कर दिया, तो वो रूल नहीं कर सकते। तो ये भी वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात हो रही है, सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात हो रही है, पैरामाउंटशिप पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, या फिर कमर्शियल पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। तो क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, जो किसके द्वारा लगाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। और इसका टाइम पीरियड क्या था, 1848 से लेके 1856 तक क्या चलता है, इसका टाइम पीरियड चलता है। इफ़ रूलर डाइड विदाउट नेचुरल हेयर हिज किंगडम वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो इसमें क्या बोला गया कि यदि कोई शासक है जो इसका कोई प्राकृतिक संतान नहीं है, उसकी रियासत को क्या क्या लिया जाएगा, ब्रिटिशर्स में मिला लिया जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा सतारा, झांसी, नागपुर, इनको क्या कर लिया गया था, इसी की वजह से मिला लिया गया था। सबसे पहले किसको मिला गया था, सतारा को अपने में मिलाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जयपुर, उदयपुर, ये सारे जो रीजन थे उनको फिर मिलाया गया था। नेक्स्ट हमारा सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा लगाया गया, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया, जिसका टाइम पीरियड क्या था,
1798 से लेके 1805 तक। जिस टाइम पे आपको पता होगा कि 1998 से 99 में वो हमारी कौन सी होती है, मैसूर वॉर होती है, जिसमें 99 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, सब्सिडरी अलायंस किससे रिलेटेड है, हमारे लॉर्ड वेलेस्ली से। लेकिन इसको सबसे पहले किसने यूज़ करा था, तो सबसे पहले जो हमारा फ्रांस का ड्यूप्लेक्स था उसने यूज़ करा था इस टर्म को। ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसने करा, वाइसराय या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने करा था। ठीक है, वाइसराय तो बाद में बनते हैं। तो ये क्या था, गवर्नर जनरल था। तो इसमें क्या होता था, जो इंडियन रूलर है हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश टू पे फॉर देयर अनकीप लूजिंग सोवर्निटी, यानी कि भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को रखना पड़ता था, वो भी अपने खर्च पर, जिससे क्या करती थी, स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। ठीक है, तो वो तो ऐसे कहते थे कि अगर जैसे छोटे किंगडम के पास गए, बोला कि आप हमारी एक ट्रूप को रखो, इनका ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह बियर करो, इनको सैलरीज वगैरह आप दो, और अगर आपके ऊपर कोई बाहर से बड़े जो हैं वो आक्रमण करेंगे तो हम आपको सेव करेंगे। तो ऐसे इन्होंने स्ट्रेटजी बना के छोटों को भी सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया था, और जो बड़े किंगडम्स थे उनको भी साइन करवा लिया था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो जैसे कि हैदराबाद सबसे पहला बनता है जो क्या करता है, साइन करता है, फिर अवध से साइन करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरामाउंटसी पॉलिसी, जो किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। तो आपको पता होगा सबसे पहले भी एक लॉर्ड हेस्टिंग बनते हैं जिनका क्या नाम था, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग दोनों अलग थे। वॉरेन हेस्टिंग क्या बनते हमारे फर्स्ट वाइसराय थे। ठीक है, फर्स्ट वाइसराय थे, जो कि कब बनते हैं, हमारे 1772 में बनते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लॉर्ड हेस्टिंग की, जो 1813 से 1823 तक क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो ब्रिटिश क्लेम सुप्रीम अथॉरिटी ओवर इंडियन स्टेट एंड इंटरवेन इन देयर अफेयर्स। तो क्या करते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी क्या कर लेते हैं, अपने आप को डिक्लेयर करके अब जो हमारे इंटरनल मैटर्स है उसमें भी क्या करने लग जाते हैं, इंटरफेयर करने लग जाते हैं। यूज टू जस्टिफाई इंटरफेरेंस इन सक्सेशन ट्रीटीज एंड गवर्नेंस। तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, संधियाँ कौन सी साइन होंगी और कौन शासन बनेगा, इन सब पे क्या करने लग जाते हैं, वो हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। ठीक है, और कमर्शियल पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले लगाई गई थी, फिर उसके बाद वाइसरॉय भी इसको इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। फोकस ऑन ट्रेड मोनोपोली, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये क्या था, इनका मेन मकसद था। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप इतना क्लियर हो गया। क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी 3 के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडिंग सेशन था, जो कब हुआ था, 1885 में हुआ था। इसको इनमें से किस मेंबर ने ज्वाइन नहीं करा था, फिरोज शाह मेहता, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर एम.जी. रानाडे। तो ए.ओ. ह्यूम तो ऑब्वियस सी बातें रहेंगे, क्योंकि ये क्या थे, इनको फादर बोला जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो फिरोज शाह मेहता, इन्होंने अटेंड किया था, प्रोमिनेंट बॉम्बे लॉयर, फाउंडिंग मेंबर थे ये, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि संस्थापक सदस्य थे ये। ए.ओ. ह्यूम को तो ऑब्वियस सी बात है, इनको फादर ही बोल दिया जाता है। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे ये। और एम.जी. रानाडे, इन्हें भी अटेंड करा था, ये सोशल रिफॉर्मर्स थे, और ये क्या थे, नेशनलिस्ट लीडर भी थे। बट सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ज्वाइन नहीं करा था। क्यों, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी कलकत्ता में, वो क्या थे, उसमें ये इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो उसको प्रिसाइड करे थे, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते। बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो उस टाइम पे सबका मकसद क्या था, सेम ही था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द इंडियन एसोसिएशन इन 1876। तो इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा या फिर आनंद मोहन बोस के द्वारा। अब कब बनाई गई थी, 1876 में बनाई गई थी। कई बार आपसे पूछ लेता है, ईयर दे देगा और बोलेगा कि इंडियन एसोसिएशन कब बनाई गई थी। तो सिर्फ पहले के द्वारा, दूसरे के द्वारा, दोनों ने बनाई थी या फिर किसी ने भी नहीं बनाई थी। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके फाउंडिंग मेंबर कौन है हमारे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन
बोस कब बनाया गया? 1876 में बनाया गया। प्रमोट पॉलिटिकल अवेयरनेस और यूनिटी को प्रमोशन देना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, यानी कि दोनों ने ही मिलकर क्या करा था? इंडियन एसोसिएशन का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज द रिएक्शन ऑफ, तो जो स्वदेशी मूवमेंट था हमारा वो किसके अगेंस्ट में बनाया गया था? खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट में बनाया गया था, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था इसलिए बनाया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, या फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? तो ऐसा कोई इसका राइट आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो पार्टीशन होता है बंगाल में, डैट इज़ 1905 में। तो इसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है? स्वदेशी मूवमेंट सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। इसमें क्या हुआ था? बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक बनता है हमारा ईस्ट बंगाल और एक बनता है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो हमारा लिख नोट, इससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। 1805 में क्या किया गया? बंगाल का डिवीज़न किया गया 2 पार्ट्स में। इस साइड आप लिखिए वेस्ट, इस साइड लिखिए ईस्ट। तो जो वेस्ट बंगाल है वो हमारे कंट्री का पार्ट है, जो ईस्ट बंगाल होता था उसे आजकल हम बांग्लादेश बनते हैं, यानी दूसरी कंट्री बन गई है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया गया था, इसकी वजह से क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसको किसने करा था? जो हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको जो हमारा क्या था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो था उसने क्या करा था? हमारे बंगाल को डिवाइड करा था। ठीक है, क्लियर है इतना? हु वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पूर्व सार्वजनिक सभा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सभा है या फिर जो हमारे पार्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। अगर देखा जाए तो तीसरा चौथा क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक PYQ करा उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर करके चले गए। हालांकि प्रीवियस वीडियोस में इतना ज़्यादा इन पार्टीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इन ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाएंगे 3-4 क्वेश्चन के आंसर सिलेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना हो सके उतना आपको आंसर क्वेश्चन के आंसर पता रहे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं एक PYQ देख लूँ उससे मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा उससे। तो सारे PYQs देखो, रिपीट करके देखो, नोट्स बनाओ, तभी कुछ होगा। ठीक है, और अगर आपने, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका कंटेंट क्लियर है तो बार बार NCERT पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। जितना हो सके PYQs लगाओ, इनफ हो जाता है हमारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। इसलिए मैं अभी क्या करवा रही हूँ, 2021 का पेपर करा रही हूँ, जो क्या है हमारे सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे है। ठीक है, तो कौन है जो पूर्व सार्वजनिक सभा का संस्थापक है? दिक्सो पेटिट, MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो देखते हैं हम। तो जो हमारा पूर्व सार्वजनिक सभा है 1870s में बना था। ठीक है, इसी टाइम पे आपको पता होगा इंडियन एसोसिएशन की भी फॉर्मेशन होती है। फाउंडिंग मेंबर कौन थे हमारे? MG रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, अदर कॉन्ट्रीब्यूशन गणेश वासुदेव जोशी भी, और SH सेठ, SH चिपलोंकर, ये भी क्या होते हैं? अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है कोई भी एसोसिएशन एक पर्सन से नहीं बन सकता, या फिर हम एक ग्रुप बनाया है मैंने एक पर्सन का, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पर्पस क्या था? ब्रिज बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन सिटीजन के बीच में क्या करना था? इनको ब्रिज बनाना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? डेट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MG रानाडे क्या थे? हमारे पूना सार्वजनिक सभा के फाउंडिंग मेंबर थे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? अब बताओ, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था? 1885 में, 1886 में, 1887 में, या फिर 1888 में? तो कब बनाया गया था? 1885 के दिसंबर में बनाया गया था, जिसकी मीटिंग कब होती है? 28 या फिर 29 दिसंबर को मीटिंग होती है। 72 डेलीगेट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इतना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है हमारा 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में बनाया गया। पहले पूना में हो रहा था, लेकिन आपको पता है उस टाइम पे प्लेग आ गया था, तो इसको बॉम्बे शिफ्ट करते हैं। फाउंडर कौन था हमारा? AO ह्यूम, जो कि क्या थे? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे।
फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं हमारे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। एंड पॉलिटिकल डायलॉग एंड रिफॉर्म अंडर ब्रिटिश रूल, तो इनका एम यही था कि ब्रिटिश शासन के तहत राजनीतिक संवाद और सुधार लाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट। अब रशियन रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आने लग जाएंगे हमारे। तो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1913, 1915, 1917, 1919। तो ये भी क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको जैसे 1905 ये सारी चीज़ें देखे कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन इसने कंफ्यूज नहीं करा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1917, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में अगर हम देखें तो रशिया में रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1917। दो फेजेस में होता है, पहला होता है हमारा फेब रिवोल्यूशन एंड सेकेंड होता है हमारा अक्टूबर रिवोल्यूशन। इम्पैक्ट क्या थे, सबसे पहले जो हमारी ज़ार की ऑटोक्रेसी थी उसको ख़त्म किया जाता है, और रिजल्ट क्या होता है, बोल्शेविक जो थी इसका क्या होता है, राइज होता है। आपको पता होगा कि रशियन रिवोल्यूशन में जो बोल्शेविक पार्टी थी, वो बोल्शेविक पार्टी की जो हमारे लीडर कौन थे, लेनिन, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है, रशिया को आज़ाद कराने में। किससे, जो जार की ऑटोक्रेसी थी, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंस दिलाने में या फिर डेमोक्रेसी दिलाने में या फिर इसको सोशलिस्ट बनाने में, क्योंकि रशिया जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सोवियत यूनियन, यानी रशिया की ही बात हो रही है, लैंडलॉर्डिज्म वॉज एबॉलिश्ड इन। तो सोवियत संघ में जो जमींदारवाद था उसको कब समाप्त किया गया था, 1915, 16, 17 या फिर 18। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो 1918 में इसको ख़त्म, 1917 में ख़त्म किया गया था। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा जो लेनिन थे सबसे पहले उनको बहिष्कृत कर दिया गया था रशिया से। तो उन 1917 में क्या होते हैं, वो वापस आते हैं और वो अप्रैल थीसिस देते हैं, ठीक है। अप्रैल थीसिस में क्या किया जाता है, जो लैंड्स थे उनको जो लैंडलॉर्ड्स थे उसको लेके गरीब को दिया जाता है। सेकंड क्या था उनका, बैंक को नेशनलाइज किया गया। थर्ड क्या था उनका, वॉर से उन्होंने अपने आप को वापस ले लिया था। आपको पता होगा 1940 से 1980 तक हमारा वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था, और 1917 में क्या करता है, रशिया अपना नाम वापस ले लेता है, ठीक है। और इसमें फिर पूछता है कि इसमें इसने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी भी साइन करी थी। तो वो आपको ट्रीटी बतानी या फिर ट्रीटी का नाम दे देगा, बताएगा किसके साथ साइन करी थी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये बात पता होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे एग्ज़ाम में। की इवेंट्स क्या हुए हैं, डिक्री ऑफ लैंड आफ्टर अक्टूबर रिवोल्यूशन। तो क्या होता है, अक्टूबर क्रांति के बाद भूमि पर डिक्री जारी की गई। इम्पैक्ट क्या हुआ, लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, पीजेंट्स को प्राइवेट ओनरशिप एंड कर दी गई, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको सीज किया गया, क्योंकि आपको पता है लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, गरीबों से ही इन्होंने हड़पा था। तो इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पीजेंट्स को। किसके द्वारा लेड किया गया था, बोल्शेविक गवर्नमेंट अंडर लेनिन के नेतृत्व में इसको क्या किया गया था, लीड किया गया था, जैसा अभी मैंने आपको बताया। और सोशल चेंज क्या होता है, एंड ऑफ फ्यूडल स्टेट्स, यानी संपत्ति कालीन वर्ग और चर्च की भूमि को समाप्त कर दिया गया था। तो जो बड़े लोग थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनको समाप्त करके पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, ठीक है। आई होप इतना को क्लियर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 में क्या किया गया था, लैंडलॉर्डिज्म लाया गया था। आई होप क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज, इसमें पूछा जा रहा है, बिफोर द रशियन रिवोल्यूशन द रशियन वर्किंग क्लास वॉज लार्जली कंसनट्रेटेड इन। यानी कि अब बताओ कि जब रशियन रिवोल्यूशन हुआ था उससे पहले जो हमारी वर्किंग क्लास थी वो किस में एंगेज थी, ठीक है। कोल इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शनल इंडस्ट्रीज़ में या फिर माइनिंग इंडस्ट्री में। तो देखते हैं हम। सो मेन कंसंट्रेशंस क्या थे हमारे वर्किंग क्लास के, अर्बन इंडस्ट्रीज सिटीज़ लाइक सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, इन सब में क्या थी, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई थी जिसमें क्या वर्किंग क्लास इंगेज थे। और इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी हमारी इंपॉर्टेंट, टेक्सटाइल, मेटलर्जी यानी कि धातुकर्म, रेलवेज, ऑयल, स्पेशली इन अजरबैजान, ठीक है। तो स्पेशली इनमें थी। तो और वर्क प्रोफाइल क्या था, माइग्रेंट, पीजेंट,
टर्न वेज लेबर, तो जो माइग्रेंट पीजेंट्स थे उनको वेज लेबर में कन्वर्ट कर दिया गया। कंडीशन क्या थी? लॉन्ग आवर्स, लो वेजेस, पुअर हाउसिंग, नो लीगल यूनियन। तो लंबे काम करने पड़ते थे उन्हें, वेतन बहुत कम था, खराब आवाज़ था और कोई कानूनी यूनियन नहीं था उनका। अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसमें कोई भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। और डिसकंटेंट क्या था? फ्रीक्वेंट स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद क्या होता है? शोषण के कारण बार बार क्या होते थे? हड़ताल और विरोध होते थे। तो देखते हैं, आई होप इतना वो क्लियर होगा। तो उस टाइम पे रशियन के जो वर्किंग क्लास थी वो किस में इंगेज थी सबसे ज़्यादा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन दे नहीं रखा और हमारा कोल, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इंगेज थी। तो कई बार आपसे एग्रीकल्चर भी दे देता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डूमा वॉज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच एम्परर ऑफ रशिया। तो किस एम्परर के टाइम पे डूमा बनाया जाता है? तो आपको पता होगा डूमा क्या थी? जैसे पार्लियामेंट्री बॉडी थी, कहाँ की? रशिया की, जिसे 1905 में बनाया गया था। इसे 2-3 बार जो होता है किंग बर्खास्त भी कर देता है, यानी डिस्ट्रॉय भी कर देता है, ठीक है। तो किसके पीरियड में बनाई गई थी? निकोलस फर्स्ट, निकोलस सेकेंड, निकोलस थर्ड या फिर निकोलस फोर्थ। तो हम जब भी रशियन रिवोल्यूशन पढ़ते हैं तो रशियन रिवोल्यूशन किसके टाइम पीरियड में आया था? ज़ार निकोलस सेकेंड के टाइम पीरियड में आया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ज़ार निकोलस सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द दिसंबरिस्ट अपराइजिंग 1825। यानी दिसंबरिस्ट विद्रोह 1825 के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है? पार्टिसिपेंट्स वर पीजेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ सोसाइटी। तो जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने क्या करा था, भाग लिया था, वो किसान थे और वर्कर्स थे हमारे सोसाइटी के। नेक्स्ट है हमारा कि पार्टिसिपेंट्स वर यंग मैन हु हैज सर्व्ड एज ऑफिस इन जार्स आर्मी। यानी कि जो प्रतिभागी थे वो युवा थे और उन्होंने क्या करा था? जार की आर्मी में, यानी जार की जो सेना थी उसमें अधिकारी के रूप में सेवा भी की थी। तो क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर? देखते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स थे वो यंग आर्मी ऑफिशियल्स थे, मोस्टली क्या थे? नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो 1825 का क्या हुआ था? दिसंबर में रिवोल्ट हुआ था। और पीजेंट एंड वर्कर्स इसमें पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट जो सेकंड है वही सही होगा। थोड़ा इसके बारे में और देखें तो आइडियोलॉजी क्या थी? इन्फ्लुएंस बाय लिबरल आइडियाज़ फ्रॉम यूरोप। तो जो यूरोप में लिबरल आइडियाज़ थे उनसे क्या थे? इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमने देखा था कि फ्रेंच में रिवोल्यूशन कैसे आता है, क्योंकि फ्रेंच क्या कर रहा था? यूएस की हेल्प कर रहा था उसे फ्री होने में। कहाँ? किससे? ब्रिटेन से फ्री होने में, ठीक है। तो उसने अपनी आर्मी को भेजा, तो आर्मी ने देखा कि यूएस में जो लड़ाई हो रही है वो फ्री होने की हो रही है लड़ाई। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने भी तो आइडियोलॉजी डेवलप करी, जिसके बाद ही क्या होता है? फिर फ्रेंच में भी रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही यूरोप में भी लिबरल आइडियाज चल रहे थे। तो जो आर्मी के वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि वो अदर कंट्रीज़ में जाके वॉर लड़ते हैं और जो उनका सिनेरियो है वो देखते हैं। तो इसी की वजह से क्या हुआ है? वो इन्फ्लुएंस है और वो भी क्या करते हैं? रिवोल्ट लेके आते हैं 1825 में रशिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गोल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एंड करना था, जो ऑटोक्रेसी चल रही थी हमारे रशिया में। और लोकेशन क्या थी इसकी? सीनेट स्क्वायर, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में क्या होता है? इस रिवोल्यूशन को किया जाता है। तो ये 1825 से रिलेटेड है हमारा। और हमारा जो रशिया आज़ाद होता है 1917 में आज़ाद होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे, इतने सारे आपने कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा है, कितना स्ट्रगल किया जाता है। हमारा फर्स्ट होता है 1857 में, बट उसके बाद हमें कहीं जाके 90 साल बाद 1947 में आज़ादी मिलती है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है हमारा? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कौन सा है? ओनली सेकंड, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के जो 20 क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप ये आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं पता होंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और ये सेशन क्या होगा, आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिशियल होगा। कुछ नए क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिले होंगे जो अब आपके अगर एग्ज़ाम में हिट होते हैं या आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे
तो आप क्या करेंगे, उन्हें ईजिली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है आपसे सॉल्व भी हो जाए, क्योंकि इसमें कोई हमें मैथ्स के फॉर्मूलाज नहीं लगाने हैं कि आपको मैथ्स के फॉर्मूला लगाने हैं फिर उसके बाद जाके आपको आंसर आएगा। एसएसटी में ये है, आपने क्वेश्चन को रीड करा, आया तो ठीक, नहीं आया तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास टाइम बहुत होता है, उसे आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। पेपर वन में अगर थोड़ा बहुत टाइम यूज़ हो गया तो कोई बात नहीं, आप 40 मिनट्स में एसएसटी के 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें रीजनिंग और मैथ्स होती है, जो क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और हम एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्लियर है इतना सेशन? आई होप आपको पसंद आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।